इमेजिन करो एक ऐसे इंसान को जो दिखने में बिल्कुल एवरेज है। वो आपके साथ बैठता है, आपके साथ पढ़ता है और भीड़ में इतना आसानी से खो जाता है कि शायद आप उसे नोटिस भी ना करें। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही लड़का बिना किसी को पता चले लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ सकता है, उनकी वीकनेसेस को समझ सकता है और उनकी पूरी जिंदगी को एक चेस गेम की तरह कंट्रोल कर सकता है। वो लोगों की बातें नहीं सुनता, वो उनके इंटेंशंस पढ़ता है। वो दोस्त नहीं बनाता, वो एसेट्स बनाता है। और सबसे खतरनाक बात, जब तक आपको एहसास होता है कि आप उसके प्लान का हिस्सा बन चुके हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टोक्यो के एक एलीट हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में इस लड़के ने हर सब्जेक्ट में एग्जैक्टली 50 मार्क्स स्कोर किए। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं था, ये एक परफेक्टली कैलकुलेटेड मूव था। क्योंकि जो लोग सच में पावरफुल होते हैं वो कभी स्पॉटलाइट में नहीं आते। वो शैडोज में रहकर गेम खेलते हैं और जीत भी जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिसकी इंटेलिजेंस ने पूरे स्कूल को एक चेस बोर्ड में बदल दिया। एक ऐसे लड़के की जिसे जीनियस कहना भी शायद उसकी असली क्षमता को छोटा कर देगा। ये कहानी है अयानो कोजी कियोताका की। लेकिन कियोताका की कहानी किसी नॉर्मल चाइल्डहुड से शुरू नहीं होती। उसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसका नाम सुनकर ही सिहरन होने लगती है, द व्हाइट रूम। व्हाइट रूम कोई स्कूल नहीं था, वो एक सीक्रेट फैसिलिटी थी। एक ऐसी प्लेस जहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें परफेक्ट बनाया जाता था। वहां न फ्रेंडशिप थी, न फैमिली, न लव, न फ्रीडम। वहां सिर्फ ट्रेनिंग थी, प्रेशर था, कंपटीशन था और परफेक्शन की एक ऐसी रेस थी जिसमें ज्यादातर बच्चे टूट जाते थे। इस प्रोजेक्ट के पीछे था एक बेहद एम्बिशियस और रूथलेस आदमी, अत्सुओमी अयानोकोजी। उसका सपना था दुनिया का सबसे परफेक्ट ह्यूमन क्रिएट करना, और उस ड्रीम का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था उसका अपना बेटा, कियोतका अयानोकोजी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, तब कियोतका सर्वाइवल सीख रहा था। जब दूसरे बच्चे इमोशंस समझ रहे थे, तब उसे इमोशंस को सप्रेस करना सिखाया जा रहा था। जब दूसरे बच्चे सपने देख रहे थे, तब उसे एक वेपन में बदला जा रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि व्हाइट रूम की उन सफेद दीवारों के बीच एक ऐसा मॉन्स्टर तैयार हो रहा है जो एक दिन जापान के सबसे एलीट स्कूल में कदम रखेगा और बिना किसी को पता चले हर किसी को अपने गेम का हिस्सा बना देगा। तो आखिर व्हाइट रूम क्या था? कियोटका ने वहां क्या क्या सहा? और कैसे एक एक्सपेरिमेंट बनकर पैदा हुआ लड़का एनिमे हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड्स में से एक बन गया? आइए शुरू करते हैं अयानो कोजी कियोताका की एंटायर स्टोरी। व्हाइट रूम एक ऐसी जगह जहां बच्चों को बचपन नहीं मिलता था। उन्हें खिलौने नहीं दिए जाते थे, उन्हें प्रॉब्लम्स दी जाती थीं, उन्हें कहानियां नहीं सुनाई जाती थीं, उन्हें सर्वाइवल सिखाया जाता था। और इन्हीं सफेद दीवारों के बीच कियोताका की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। वहां मौजूद हर बच्चा एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन कियोताका बाकी बच्चों जैसा नहीं था। शुरुआत में वह भी हारता था। कई टेस्ट्स में उसकी रैंक टॉप पर नहीं आती थी। कई बार दूसरे बच्चे उससे बेहतर परफॉर्म कर जाते थे। लेकिन कियोताका के अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी जो व्हाइट रूम के किसी भी सिलेबस से ज्यादा खतरनाक थी, अडेप्टेबिलिटी। वह हर हार को ऑब्जर्व करता था, हर गलती को एनालाइज करता था और फिर उसे दोबारा कभी रिपीट नहीं करता था। धीरे धीरे बाकी बच्चे उसके कंपेटिटर्स नहीं रहे, वे उसके स्टडी मटेरियल बन गए। व्हाइट रूम के इंस्ट्रक्टर्स जल्द ही समझ गए कि ये बच्चा आंसर्स याद नहीं कर रहा, ये पैटर्न समझ रहा है। एक दिन बच्चों के सामने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन टेस्ट रखा गया। अधिकतर बच्चे वही देख रहे थे जो उन्हें दिखाया जा रहा था, लेकिन कियोतका ने वह देखा जो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उसने प्रॉब्लम बनाने वाले इंसान को एनालाइज कर लिया। और शायद उसी दिन रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि उनके सामने बैठा बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है। समय बीतता गया, ट्रेनिंग और भी ब्रूटल होती गई। हर दिन बच्चों को उनकी फिजिकल और मेंटल लिमिट से आगे धकेला जाता था। कुछ प्रेशर में टूट जाते, कुछ रोते, कुछ हार मान लेते और कुछ ऐसे भी थे जो व्हाइट रूम छोड़ने से पहले ही पूरी तरह बिखर चुके थे। लेकिन कियोतका, वह बस देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा और आगे बढ़ता रहा। सालों की ट्रेनिंग के बाद व्हाइट रूम के रिसर्चर्स ने उसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू किए जिन्हें समझने में सामान्य लोगों को पूरी जिंदगी लग सकती थी। हर फील्ड में उसका परफॉर्मेंस लगातार ऊपर जाता रहा। और फिर एक समय ऐसा आया जब व्हाइट रूम के रिकॉर्ड्स में उसका नाम बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करना ही बेकार हो गया। वह कंपटीशन का हिस्सा नहीं था, वह कंपटीशन का एंड पॉइंट बन चुका था। रिसर्चर्स अब उसे सिर्फ ट्रेन नहीं कर रहे थे, वे उसकी लिमिट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्या यह थी, उन्हें कोई लिमिट मिल ही नहीं रही थी। जितना हार्ड टेस्ट दिया जाता, कियोताका उतनी ही आसानी से उसे क्लियर कर देता। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाया जाता, उसका परफॉर्मेंस उतना ही स्टेबल रहता। और सबसे डरावनी बात,
उसके चेहरे पर कभी कोई बदलाव नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे व्हाइट रूम ने एक बच्चे को नहीं, एक परफेक्ट ह्यूमन वेपन को जन्म दे दिया हो। लेकिन व्हाइट रूम की इस कहानी में एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर कियोताका इतना परफेक्ट था, तो फिर एक दिन उसने उस जगह को छोड़ने का फैसला क्यों किया? और यही वह मोड़ था जहां उसकी जिंदगी पहली बार व्हाइट रूम की दीवारों से बाहर निकलने वाली थी। यहां से कियोताका की जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। सालों तक व्हाइट रूम की कैद में रहने के बाद पहली बार उसे एक ऐसी दुनिया देखने का मौका मिला जहां लोग नंबर्स नहीं, इंसान थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक राजनीतिक संघर्ष के कारण व्हाइट रूम को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, और इसी मौके का फायदा उठाकर कियोताका उस नरक जैसी फैसिलिटी से बाहर निकल आया। लेकिन उसने कोई साधारण स्कूल नहीं चुना। उसने चुना एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल। एक ऐसा स्कूल जिसे जापानीज गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। एक ऐसा कैंपस जहां स्टूडेंट्स बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे रहते थे। और सबसे जरूरी बात, यह वह जगह थी जहां कुछ समय के लिए उसका पिता भी उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता था। पहली बार कियोताका के पास एक चॉइस थी। पहली बार उसके पास फ्रीडम थी। वह यहां किसी को हराने नहीं आया था। वह यहां प्रूव करने नहीं आया था कि वह सबसे इंटेलिजेंट है। वह सिर्फ एक चीज चाहता था, एक नॉर्मल लाइफ। वह जानना चाहता था कि दोस्ती कैसी होती है, लोग बिना किसी एजेंडा के कैसे हंसते हैं, और आखिर ऑर्डिनरी होना कैसा महसूस होता है। इसीलिए स्कूल के पहले दिन से ही उसने अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लिया। एक एवरेज स्टूडेंट का मास्क, क्लास के कोने वाली सीट, कम बोलने की आदत, और हर एग्जाम में बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस। अगर कोई उसे देखता तो बस यही सोचता, बस एक और बोरिंग स्टूडेंट। और कियोताका यही चाहता भी था। लेकिन एएनएचएस कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था। ये एक बैटलफील्ड था। एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स मुस्कुराते तो थे, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कंपटीशन छिपा होता था। स्कूल शुरू होने के कुछ ही समय बाद क्लास डी के स्टूडेंट्स को एक ऐसा झटका लगा जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके मंथली पॉइंट्स अचानक जीरो कर दिए गए। पूरी क्लास पैनिक में चली गई। कुछ स्टूडेंट्स स्कूल को ब्लेम करने लगे, कुछ टीचर्स को, और कुछ एक दूसरे पर टूट पड़े। लेकिन क्योतका, वह हमेशा की तरह चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसकी नजर एक लड़की पर जाकर रुकी, होरिकीता सुजुने। इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड, और सबसे महत्वपूर्ण, अकेली। होरिकीटा में क्षमता थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। वह किसी पर भरोसा नहीं करती थी, और कियोताका ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली। उसने होरिकीटा को दोस्त की तरह नहीं देखा। उसने उसे एक परफेक्ट शील्ड की तरह देखा। एक ऐसा चेहरा जो स्पॉटलाइट में खड़ा रह सकता था, जबकि असली खिलाड़ी अंधेरे में छिपा रह सकता था। क्लास डी के स्टूडेंट्स लगातार मिस्टेक्स कर रहे थे। फेल होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन कियोताका सामने नहीं आया। उसने हमेशा की तरह शैडोज से खेल खेला। जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाई, हालात को मैनिपुलेट किया, और फिर पूरी क्लास को डिजास्टर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब सक्सेस मिली तो क्रेडिट किसे मिला? होरिकिटा को। और यही कियोताका चाहता था, क्योंकि व्हाइट रूम ने उसे एक बात सिखाई थी, सबसे सुरक्षित जगह स्पॉटलाइट में नहीं, स्पॉटलाइट के पीछे होती है। लोग होरिकिटा को जीनियस समझने लगे। लोग उसकी लीडरशिप की बात करने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि स्टेज पर खड़ा एक्टर कोई और था, और स्क्रिप्ट लिख कोई और रहा था। धीरे धीरे क्लास डी बदलने लगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि क्लास के सबसे शांत लड़के के दिमाग में एक पूरा चेस बोर्ड चल रहा है, और उस चेस बोर्ड पर मौजूद हर स्टूडेंट एक मोहरा बनता जा रहा था। लेकिन एएनएचएस का गेम अब पहले जैसा नहीं रहा था। क्लास टेस्ट्स अब सिर्फ एग्जाम्स नहीं थे, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुका था। और इस युद्ध में कियोताका को पहली बार एक ऐसे ओपोनेंट का सामना करना पड़ा जो दिमाग से नहीं, डर से राज करता था। रियोन काकेरू, क्लास सी का लीडर। एक ऐसा इंसान जो लोगों की लॉयल्टी नहीं खरीदता था। वह उन्हें तोड़ता था, उन्हें डराता था, और फिर उनके डर को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता था। लेकिन रायुन के सामने एक समस्या थी। उसे पता था कि क्लास डी के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, कोई ऐसा खिलाड़ी जो शैडोज में रहकर पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है। और रियुन की आदत थी कि वह अपने शिकार को ढूंढकर ही छोड़ता था। इसलिए उसने हंटिंग शुरू कर दी। एक ऐसी हंटिंग जिसका टारगेट था क्लास डी का हिडन मास्टरमाइंड। और इसी तलाश ने उसे पहुंचा दिया एक लड़की तक, केई करुइजावा। बाहर से देखने पर केई बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, हमेशा दोस्तों से घिरी हुई। लेकिन यह सिर्फ एक मास्क था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा अतीत छिपा था जिसे वह खुद भी भूलना चाहती थी। बचपन में वह ब्रूटल बुलिंग का शिकार हुई थी, इतनी बुरी कि उसके मन में डर हमेशा के लिए बस गया था। स्कूल में जो कॉन्फिडेंस दिखाई देता था वह असली नहीं था, वह सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। और कियोताका
उसने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। उसने केई की मुस्कान के पीछे छिपे डर को देख लिया था, उसके कॉन्फिडेंस के पीछे छिपी इनसिक्योरिटी को पहचान लिया था। और शायद उसी दिन उसने तय कर लिया था कि केई उसके गेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। फिर वह रात आई। रियोन के लोग केई को एक सुनसान रूफटॉप पर ले गए। ठंडी हवा, अंधेरा आसमान और चारों तरफ ऐसे लोग जो उससे सिर्फ एक जवाब चाहते थे। मास्टरमाइंड कौन है? केई ने जवाब देने से इनकार कर दिया तो टॉर्चर शुरू हुआ। उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया, उसे डराया गया, उसके पुराने घाव फिर से कुरेदे गए, उसका ट्रॉमा फिर से जिंदा कर दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात, जिस इंसान का नाम वह छिपा रही थी, वह यह सब देख रहा था। कियोटो का वहीं था, शुरुआत से। वह चाहता तो पहले ही पल बाहर आ सकता था। वह चाहता तो पूरी सिचुएशन खत्म कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही वेटेड। क्यों? क्योंकि कियोटो सिर्फ लोगों को बचाने में विश्वास नहीं करता था। वह लोगों को समझता था, उनकी साइकोलॉजी को तोड़ता था और फिर उसे अपने हिसाब से दोबारा बनाता था। वह जानता था कि केई अभी भी अपने पुराने डर से बंधी हुई है, अभी भी वह अपने ट्रॉमा की कैदी है। और जब तक वह डर पूरी तरह नहीं टूटेगा, केई कभी बदल नहीं पाएगी। इसलिए कियोटो ने इंतजार किया। वह शैडोज में खड़ा रहा और केई को उसके जीवन के सबसे अंधेरे पल तक पहुंचने दिया। एक ऐसा पल जहां उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसका ईगो खत्म हो गया, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जब केई को लगा कि अब कोई नहीं आएगा, जब उसे लगा कि दुनिया ने उसे फिर से छोड़ दिया है, तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, धीमी, शांत और डरावनी। बस इतना ही। रियोन ने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार उसकी तलाश खत्म हुई, क्योंकि जिस मास्टरमाइंड को वह इतने समय से ढूंढ रहा था, वह आखिरकार उसके सामने खड़ा था, अयानो कोजी कियोटो। और अगले कुछ मिनटों में रियोन को एहसास होने वाला था कि वह शिकारी नहीं था, वह खुद शिकार बन चुका था। रूफटॉप पर उस रात 4 लोग खड़े थे, रियोन, एल्बर्ट, इशिजाकी, इबुकी। चारों को पूरा विश्वास था कि आज क्लास डी के हिडन मास्टरमाइंड का अंत होने वाला है। रियोन के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, वही अहंकार कि वायलेंस से हर इंसान को झुकाया जा सकता है। उसने हंसते हुए कियोताका की तरफ देखा। तो तुम हो वो गोस्ट। आज मैं तुम्हारा ये घमंड अपने हाथों से तोड़ दूंगा। लेकिन रियोन एक चीज नहीं समझ पाया था। उस रात वह किसी स्टूडेंट से लड़ने नहीं आया था। वह व्हाइट रूम की सबसे सफल क्रिएशन के सामने खड़ा था। और फिर फाइट शुरू हुई। नहीं, शायद उसे फाइट कहना भी गलत होगा, क्योंकि फाइट तब होती है जब दोनों तरफ बराबरी हो। यह तो एक क्लिनिकल डिसमेंटलिंग था। एक तरफ 4 एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स थे और दूसरी तरफ एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे बचपन से इंसानों को पढ़ना, उनके शरीर की लिमिट्स समझना और उन्हें खत्म करना सिखाया गया था। कियोताका के पंचेस में गुस्सा नहीं था, उसकी मूवमेंट्स में कोई जल्दबाजी नहीं थी, उसकी सांस तक नहीं बदली, जैसे वह लड़ नहीं रहा हो, बस एक रूटीन टास्क पूरा कर रहा हो। अल्बर्ट गिरा, इबुकी गिर गई, इशिजाकी हेल्पलेस हो गया और कुछ ही मिनटों में रियोन अकेला खड़ा रह गया। पहली बार पूरी तरह अकेला। उसका पूरा जीवन एक फिलॉसफी पर बना था, जो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है वही सबसे ताकतवर होता है। लेकिन उस रात उस फिलॉसफी की मौत हो गई, क्योंकि जब रियोन ने कियोताका की आंखों में देखा, उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली डर क्या होता है। वहां गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, उत्साह नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो इंसान में नहीं, किसी मशीन में होता है। और तभी रियोन समझ गया, उसके सामने खड़ा लड़का वायलेंस एंजॉय नहीं कर रहा था, वह जीतने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वह बस अपना काम कर रहा था, जैसे किसी कैलकुलेटर को इक्वेशन सॉल्व करनी हो। उस रात रियोन का शरीर नहीं टूटा, उसका ईगो टूटा, उसका कॉन्फिडेंस टूटा, उसकी पूरी आइडेंटिटी टूट गई। और जब रूफटॉप की वह रात खत्म हुई, एएनएचएस का सबसे खतरनाक टायरेंट अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। लेकिन कियोताका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रियोन सिर्फ एक ऑब्स्टिकल था। असली चुनौती अभी बाकी थी। एक ऐसी ओपोनेंट जो ताकत से नहीं, इंटेलिजेंस से लड़ती थी। सकायानागी अरिसु, क्लास ए की लीडर, एक नेचुरल जीनियस और शायद एएनएचएस की अकेली स्टूडेंट जो कियोताका के अतीत के बारे में सच जानती थी। जहां रियोन डर का इस्तेमाल करता था, वहीं साकायानागी इंटेलेक्ट का। और इसी वजह से उनकी राइवलरी बाकी सभी राइवलरीज से अलग थी। ये बैटल क्लासेस की नहीं थी, ये बैटल फिलॉसफीज की थी। नेचुरल जीनियस वर्स आर्टिफिशियल जीनियस, टैलेंट वर्स ट्रेनिंग, सकायानागी वर्स आयानोकोजी। ईयर 1 के फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा। पूरे एग्जाम का केंद्र एक चेस मैच था, लेकिन यह साधारण चेस नहीं थी। बोर्ड पर रखे पीसेस लकड़ी के नहीं थे, वे स्टूडेंट्स थे। हर मूव किसी की पोजीशन बदल सकती थी, हर डिसीजन किसी क्लास का फ्यूचर तय कर सकता था। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा,
एक बात साफ होती गई। कियोटोका धीरे धीरे बोर्ड पर कंट्रोल हासिल कर रहा था। उसकी स्ट्रैटेजी लगभग परफेक्ट थी। चेकमेट अब ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन तभी गेम के बाहर बैठे एक इंसान ने बोर्ड को छू लिया। एक्टिंग चेयरमैन त्सुकिशिरो, व्हाइट रूम का आदमी, उसके पिता का आदमी और कियोटोका की फ्रीडम के लिए सबसे बड़ा खतरा। मैच के निर्णायक पल में सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई। कियोटोका की सही मूव को गलत मूव में बदल दिया गया। बोर्ड बदल गया, रिजल्ट बदल गया और क्लास डी हार गई। लेकिन स्कायानागी खुद जानती थी कि सच्चाई कुछ और थी। उसे पता था कि अगर गेम फेयर होता तो जीत कियोटोका की होती। इसीलिए एग्जाम खत्म होने के बाद वह उससे अकेले मिलने आई। न कोई ऑडियंस, न कोई कंपटीशन, न कोई चेस बोर्ड। सिर्फ दो लोग, एक नेचुरल जीनियस और एक आर्टिफिशियल मास्टरपीस। सकायनागी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में राइवलरी नहीं थी, बल्कि कुछ और था। एक समझ, एक अपनापन, जैसे वह उस दर्द को पहचानती हो जिसे कियोटोका सालों से अपने अंदर दबाकर जी रहा था। व्हाइट रूम ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। उसका बचपन, उसकी आजादी, उसकी इमोशंस महसूस करने की क्षमता। लेकिन उस पल सकायनागी ने उसे एक ऐसी चीज याद दिलाई जिसे व्हाइट रूम पूरी तरह मिटा नहीं पाया था, उसकी इंसानियत। और शायद इसी वजह से कियोटोका ने पहली बार महसूस किया कि इस स्कूल में सभी लोग सिर्फ पीसेस नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके चेसबोर्ड का हिस्सा बनने के बजाय उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ANHS का पहला साल खत्म हो जाता है। और उसी बर्फीली रात में कियोटोका अयानुकोजी कारुइजावा केई को अकेले मिलने के लिए बुलाता है। केई घबराई हुई है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। और फिर कियोटोका उससे एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसे सुनने का सपना शायद हर लड़की देखती है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक जाता है। केई की आंखों में खुशी आ जाती है। बर्फ गिरती रहती है। दो लोग सफेद आसमान के नीचे खड़े हैं। अगर यह कोई नॉर्मल एनिमे होता तो शायद यहीं हैप्पी एंडिंग लिख दी जाती। लेकिन यह आयानो कोजी कियोटोका की कहानी है और उसकी कहानी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि उसी पल हमें पहली बार उसके दिमाग के अंदर चल रही असली आवाज सुनाई देती है। मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं है। कारुइजावा की मेरे लिए गर्लफ्रेंड नहीं है। वह सिर्फ एक टेक्स्ट बुक है, एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर मैं इंसानी इमोशंस, अटैचमेंट और लव के बारे में सीख सकता हूं। और जिस दिन यह किताब मुझे सब कुछ सिखा देगी, उस दिन मैं इसे बंद कर दूंगा, जैसे मैं बाकी हर चीज को पीछे छोड़ता आया हूं। क्योंकि आखिर में इस दुनिया में सिर्फ जीत मायने रखती है। बर्फ अब भी गिर रही थी। केई मुस्कुरा रही थी। लेकिन ऑडियंस समझ चुकी थी कि इस रिलेशनशिप में सबसे खतरनाक चीज झूठ नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है कियोटोका की सच्चाई। और शायद यही वजह है कि अयानो कोजी कियोटोका एनिमे हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। क्योंकि वह हीरो नहीं है, वह विलन भी नहीं है, वह एक एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ये सवाल पूछता है, अगर किसी इंसान से उसका बचपन छीन लिया जाए, उसकी इमोशंस छीन ली जाएं, उसकी ह्यूमैनिटी को कैलकुलेशन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो आखिर क्या बचेगा? एक जीनियस, एक मॉन्स्टर, या दोनों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन? शायद इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आज भी लाखों लोग अयानुकोजी की कहानी देखते हैं। क्योंकि उसके अंदर हम एक कैरेक्टर नहीं देखते, हम इंसानी नेचर का सबसे डार्क पॉसिबिलिटी देखते हैं। और शायद यही उसे इतना अनफर्गेटेबल बनाता है।